राजस्थान के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान के 400 से ज्यादा कॉलेजों में 15 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं और 26 अगस्त वो तिथि है, यानी कि केवल अब कल का दिन शेष है। उसके बाद में मतदान की तारीख होगी और जो मतदाता हैं वो छात्रों के प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला करेंगे। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद हूं, जहां पर तमाम प्रत्याशी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ में उनके भाग्य का फैसला करने वाले तमाम मतदाता भी। इसी विश्वविद्यालय से कई लोग निकले जिन्होंने कि राजस्थान के छात्र संघ से निकल करके राजस्थान की राजनीति में अपना एक नया दमखम, अपना जो है एक नया स्थान हासिल किया। भले ही वो सांसद बने, भले ही वो विधायक बने और सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचे। तो आज तमाम जो यहाँ पर छात्र मतदाता हैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विश्वविद्यालय में तमाम जो छात्र संघ के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ पर संगठन के यहाँ पर प्रत्याशी भी मौजूद हैं, संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं और जो यहाँ से पहले चुनाव जीत चुके हैं वो भी इस समय मौजूद है। मेरे साथ में यहाँ पर नरसी किराड़ हैं जो यूनिवर्सिटी के महासचिव रह चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात कर लेता हूँ, किस तरह से आप इस बार के छात्र संघ का चुनाव देख रहे हैं और इस चुनाव में किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों का जो उत्साह है, छात्र मतदाताओं का उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से यहाँ चुनाव नहीं हो पाए थे। इसलिए इस बार के जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जो छात्र नेता हैं, उनमें बहुत उत्साह है और लोग, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के तमाम छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण इस चुनाव को आप एक त्योहार की तरह बनाएं। सब चीज़ों से ऊपर उठकर, जातिवाद, क्षेत्रवाद और सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक मेहनत करने वाले व्यक्ति का आप समर्थन करें। और हम लोग भी इस बार हम निहारिका जोरवाल के साथ लगे हुए हैं। तो ये नरसी किराड़ हैं जो यहाँ के छात्र संघ में महासचिव रह चुके हैं। आम मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश है। आप किस तरह से देखते हैं इस बार राजस्थान के जो चुनाव है छात्र संघ के, वो किस तरह से हो रहे हैं? क्या उसमें किस तरह के मुद्दे हैं जिन पर की बात हो पा रही है या फिर मुद्दे गौण हो गए हैं? जी बिल्कुल, राजस्थान इस प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और कोरोना के बाद में 2 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं, तो ये उत्साह छात्रों का देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र की ये पहली सीढ़ी है और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए छात्र घरों से बाहर निकले और इसमें आप अपना योगदान दें। और मैं आपकी यही कहना चाहूँगा कि ये पहली बार है कि राजस्थान में ही ये छात्र संघ के चुनाव देश भर में हो रहे हैं और सुरक्षा के बहुत सारे पुख्ता इंतजाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान होने की पूरी संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले और सोच और ईमानदार और सशक्त और संघर्ष को साथ दे, ये मेरा कहना है। लेकिन विश्वविद्यालय में हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, इस बार किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था, एक जो संगठन, जो विश्वविद्यालय के अंदर 2 संगठन है, एबीपी और एनएसयूआई। आप एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं जिस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एनएसयूआई संगठन से हूँ। लेकिन हर बार एक अफवाह उठती है कि संगठन ने पैसे लेके टिकट दे दी या संगठन ने किसी सही कैंडिडेट को नहीं चुना। तो इस बार सारी अफवाहों को एक विराम लगाते हुए एक गरीब और किसान की बेटी को हमने टिकट दिया। और हमारे जो आज के मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि डिजिटल जो शिक्षा प्रणाली है वो होनी चाहिए, डिजिटल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि मुद्दों की कोई कमी राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है। सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लवली के पास चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्रत्याशियों से वो बात करवा रहे हैं। लवली, देखिए, बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव का बड़ा बेसब्री से इंतजार था छात्रों को। 2 साल के बाद में यहाँ पर छात्र संघ चुनाव हुआ और आपको ये तस्वीरें दिख रही है कि ये तस्वीरें बता रही है कि कितना जोश उमंग और चेहरे पर उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर एबीवीपी की ओर से नरेंद्र यादव जो है वो मैदान में है, एनएसयूआई से रितु बराला मैदान में है और रितु बराला के अलावा निर्दलीय जो है निर्मल चौधरी हैं, भानु प्रताप मीना है, निहारिका जोरवाल है। ये एक बहुत जबरदस्त तरीके का चुनाव राजस्थान यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। अगर जातिवाद को छोड़ दें तो यहाँ पर मुद्दे इतने सारे हैं, अगर मुद्दों पे काम किया जाए तो यहाँ का यूनिवर्सिटी का जो भी अध्यक्ष होगा वो जाहिर तौर पर देश की बड़ी पंचायतों में जाकर के, राजस्थान की बड़ी पंचायत में जाके अपनी भूमिका निभा सकेगा। सबसे पहले एबीवीपी के जो प्रांत संगठन मंत्री हैं अर्जुन तिवारी, वो हमारे साथ हैं, नरेंद्र भी हमारे साथ हैं। ये बताइए अर्जुन जी, मुद्दे बहुत सारे होते हैं लेकिन चुनाव के बीच में जातिवाद क्यों आ जाता है? जी बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद के अंदर किसी भी प्रकार का जातिवाद ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब 2004 में छात्र संघ चुनाव बंद हुए और जब 2010 में चालू हुए, तब से लेकर आज तक आप देख सकते हैं हर जाति के विद्यार्थी को एबीवीपी ने मौका दिया है। वो किसी भी जाति का होगा, जाति विद्यार्थी परिषद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
इम्पोर्टेंट है तो वो कार्यकर्ता होना चाहिए और लगातार विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए एबीवीपी में किसी भी प्रकार से जाति शब्द का भी प्रयोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं करते। आपने देखा होगा लगातार 20-25 दिन का संघर्ष वहां पर आपको देखने को मिला होगा। किसी भी कार्यकर्ता के मन में इस प्रकार का भाव नहीं था। एबीवीपी संगठित है, बाकी लोग टुकड़े टुकड़े में, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई जातिवाद करता है और इस पे चलता है तो पक्का उनमें टुकड़े होने आवश्यक है, क्योंकि जातिवाद से तोड़ना लोगों को ये बहुत गलत है। और मेरा ये मानना है कि कैंपस के अंदर ना पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना जातिवाद होना चाहिए, ना क्षेत्रवाद होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैंपस के मुद्दे होने चाहिए, विद्यार्थी हित की बात होनी चाहिए। यही सब कुछ संभव हमको देखने को मिलता है। दूसरा विषय ये है कि कैंपस के अंदर जिस प्रकार का वातावरण विश्वविद्यालय प्रशासन ने बनाया वो कहीं भी उचित नहीं है। कल जबरदस्ती उपाध्यक्ष और महासचिव के नॉमिनेशन को, मतलब उस पर भी आएंगे। मुद्दे गौण हो जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि मुद्दे गौण हो जाते हैं चुनाव से पहले। नरेंद्र वो वीरू हैं जो टंकी पर चढ़े थे। नरेंद्र टंकी पर चढ़े, संघर्ष किया, विजय मिली, आज अध्यक्ष पद का लड़ रहे हो आप चुनाव। क्या मैसेज मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपको? वीरू के नाम से पहचान बनी या मुद्दों के नाम से कुछ बात हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि आज राजस्थान की युवा शक्ति को ये पता है कि अगर हम आज छात्र संघ चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं और हमें अगर छात्र संघ चुनाव में मतदान का अवसर मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद की बहुत बड़ी जीत है। ये पूरे राजस्थान के अंदर युवा शक्ति में मैसेज है। अच्छा, मुद्दे क्या लेके जा रहे हो? बीच में मुद्दे क्या है आपके पास? देखिए, हम हमेशा प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात करते हैं और हमेशा एक आम छात्र जब विश्वविद्यालय के अंदर आता है तो उसको किस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान हम हमेशा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वर्ष के 365 दिन करता है। वर्तमान में हम हॉस्टल्स, प्लेसमेंट और वाईफाई, ये बहुत महत्वपूर्ण हम इस प्राथमिकता के साथ काम करने वाले हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का हर हॉस्टल्स, हर छात्रावास एक सुव्यवस्थित हो। यहाँ ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ कहीं ना कहीं छात्र वर्ष भर पढ़ते हैं लेकिन वर्ष भर पढ़ने के बाद में वो निकल जाते हैं, ना उसको प्लेसमेंट मिलता है ना कोई और, वो कहीं ना कहीं उसके भविष्य में अंधकार रहता है। तो हम लोग इस बार प्राथमिकता से ये रहेंगे कि उन ऐसे छात्रों को प्लेसमेंट की कहीं ना कहीं मिले और पूरा राजस्थान विश्वविद्यालय वाईफाई युक्त हो। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण हम मुद्दों को लेकर वर्ष भर काम करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव के अंदर युवा शक्ति, राजस्थान की छात्र शक्ति विद्यार्थी परिषद को भारी। अच्छा, निर्दलियों ने नींद उड़ा रखी है? नहीं उड़ा रखी? रात को सोते हो तो निर्दलीय याद आते नहीं? आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी किसी कॉम्पिटिटर के ऐसा विषय नहीं रहता है। हम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है। हमारी 10 दिन की 5 दिन की तैयारी नहीं होती है, ना हम बाहुबल और धनबल से काम करते हैं। हम तो वर्ष भर आम छात्रों के बीच में रहने वाले हैं और आम छात्रों के बीच में रहकर विद्यार्थी परिषद आम छात्र को ही टिकट देकर आज विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी मुझे बनाया है। मेरा पिताजी एक किसान है, एक मजदूर है, एक ट्रैक्टर का ड्राइवर है। अगर मुझे विद्यार्थी परिषद ने टिकट दिया है तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं इस कहीं ना कहीं इस चीज को आम छात्रों के बीच में रहकर काम करने वाला हूं और उस आम छात्रों को जैसा रहकर आम छात्रों के काम। अच्छा, एक बार और आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में एनएसयूआई के भी लोग मौजूद हैं। आप रमेश जी, ये बताइए, मुद्दे बहुत सारे नरेंद्र के पास। नरेंद्र तो टंकी पर चढ़ के वीरू भी बन गए, आपके पास क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे पास सबसे पहला मुद्दा होगा कि जो भी छात्र नेता कैंपस में तैयारी करे, कम से कम पहले वो अपना एडमिशन ले ताकि उसको टंकी पर चढ़ने की जरूरत ना पड़े, नौटंकी करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहला हमारा मुद्दा यही होगा कि कैंपस में वही विद्यार्थी अंदर आए, वही बच्चा अंदर आए जिसका एडमिशन हो और वही छात्रों के बीच रहकर काम करे। साथ ही साथ विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं, चाहे टूटी सड़कों की बात हो, चाहे कैंपस में जो विज्ञान के विभाग हैं उनमें केमिकल्स की जो कमी है उसकी बात हो, चाहे 24 घंटे लाइब्रेरी खुलने की बात हो, चाहे और रेगुलर कक्षाओं की बात हो, फैकल्टीज की बात हो, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो डिस्पेंसरी है उसमें जो 24 घंटे महिला नर्स नहीं हो पाती है उसको उपलब्ध करवाने की बात हो। इन तमाम विषयों पर हम काम कर रहे हैं और हमारा ये मुद्दा रहेगा कि जो भी विद्यार्थी इस कैंपस में हो जो छात्र हितों की बात करने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता हो, कम से कम वो अपना एडमिशन कराए ताकि उसको टंकी पर चढ़ने की जरूरत ना पड़े, नौटंकी करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, आप टंकी को नौटंकी कह रहे हैं तो राजेंद्र एक बात बताओ, जब ये टंकी पर नहीं चढ़ते तो क्या लगता है आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता हम सबको? जी देखिए, इनके चढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, वोटिंग का अधिकार सरकार ने पहले ही सबको दिया था। इनके चढ़ने से क्या वोटिंग का अधिकार मिला है? ये बिल्कुल नहीं मिला है। सिर्फ इनको खुद के स्वार्थ के लिए मांग के लिए वो टंकी पे ना चढ़े तो ये अच्छा रहेगा। अच्छा राजेंद्र, आपने भी निर्दलीय नामांकन भरा था, क्या सहमति बनी, क्यों उठाया ना आवेदन? जी देखिए, हम एक ही संगठन के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तो परिवार में छोटी मोटी आपसी बहस चलती रहती है, तो हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, संगठन ने किया है कि आपके पास मौका है तो आप मुद्दे हम कुछ यहाँ पर मतदाताओं से भी जानने की
लवली, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं इन प्रत्याशियों से ये भी जानना चाहूंगा कि जो मतदाता यहाँ पर, जो छात्र मतदाता है, वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर जाति बल, धन बल, भुजबल का जो इस्तेमाल है वो नहीं करेगा, वो चुनाव जीतेगा। क्या असल में देखते हैं कि प्रत्याशी भी इन बातों पर खरे उतरते हैं? देखिए, बिल्कुल हम इन प्रत्याशियों से बात करते हैं। आप बताइए, जाति बल, भुजबल, धन बल की बात आ रही है बार बार, तो क्या इनका इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? इसके आधार पर चुनाव हो रहा है? देखिए, हम जाति, कहीं ना कहीं जातिवाद, बाहुबल और धनबल हमने तो पहले स्पष्ट कर दिया। हम वर्ष भर काम करते हैं और एक आम छात्रों के बीच में रहकर काम करते हैं। आज जाति कहीं ना कहीं धनबल और बाहुबल का वो सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि प्रवेश, हम ये कहते हैं कि आप लोगों ने क्या छात्र संघ चुनाव से पहले प्रवेश लिया? नहीं लिया। छात्र संघ चुनाव की ऐसे घोषणाएं की हैं, आम छात्र में एडमिशन नहीं है। हम लोग ये कहते हैं हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था। आज राजस्थान का हर छात्र इस बात से खुशी मना रहा है कि विद्यार्थी परिषद ने उनको मतदान देने का अधिकार दिलाया, और ये लोग षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, सिंडिकेट के अंदर नए नियम निकालते हैं। मैं 2014 से विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब मैं विश्वविद्यालय का रेगुलर छात्र नहीं हूँ। इनमें जो कह रहे हैं वो गैप दे दे के एडमिशन लेते हैं, लेकिन हम लोग स्पष्ट और कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। हम आम छात्रों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि अगर हम आम छात्र के बीच में रहेंगे तो ये आम छात्र हमें ही वोट देंगे और हमें ही आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ, जो मतदाता यहाँ पर वोट डालते हैं और इन तमाम मुद्दों की बात करते हैं, उन मतदाताओं से भी एक बार बात की जानी चाहिए, उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि कितने तैयार हैं वे इस छात्र संघ चुनाव के लिए। और जो प्रत्याशी इतने यहाँ पर दावे कर रहे हैं, क्या उनके दावों में आपको दम लगता है? देखो, आपको पता है कि कोरोना के बाद में ये चुनाव हो रहा है, तो सभी छात्रों में उत्साह तो है ही है, और सभी छात्रों ने एक बात तय करी है कि जो भी अध्यक्ष के लिए लड़ रहा है यहाँ पे, उसने संघर्ष किया है, उसी के साथ में है। और इस समय पूरे छात्र यहाँ पे जो घूम रहे हैं, आप इनसे पूछोगे तो सब एक ही कह रहे हैं कि निहारिका जौरवाल ने 5 साल से मेहनत करी है। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आपसे बात मैं नहीं कर रहा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो छात्रों के मुद्दे हैं, क्या वो वाकई में यहाँ पर नजर आ रहे हैं? छात्रों के मुद्दे यहाँ सब बातें करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, कोई धर्म के नाम पे करता है, बाकी ऐसा कुछ स्टूडेंट की बात नहीं हो पाती है। बात कोई क्या बोलते हैं आप? यहाँ पे जो भी छात्र नेता राजनीति करने आते हैं तो वो पहले तो जातिवाद का टैग लगा के आता है, उसके बाद छात्रों की बात है, छात्रों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर जो हम प्रत्याशियों से दूसरे छोर पर मेरे साथी बात कर रहे हैं, वो प्रत्याशी कह रहे हैं कि नहीं, कोई जाति की बात नहीं होती है। आप लोग जो यहाँ पर वोट डालते हैं, आप लोग को वाकई में लगता है कि यहाँ पर जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं? 2-3 साल से लगभग ऐसा ही लग रहा है। हर इलेक्शन में जातिगत समीकरण ज्यादातर सक्सेस होता जा रहा है। जातिगत समीकरणों पर ही संगठन टिकट दे रहे हैं। जातिगत और जातिगत के अलावा यूनिवर्सिटी के जो छात्र है, इस बार ये भी देख रहे हैं जो सत्ताधारी दल है ना, उसी के साथ जाना ज्यादा पसंद। एक बात बताइए मुझे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जा रही है यहाँ पे, ये 5,000 रुपए की छात्र संघ में चुनाव लड़ने की सीमा है, कैसे मुमकिन हो पाता है कि एक प्रत्याशी कम से कम 50-50 गाड़ी जो है वो यहाँ पे लगाए जा रहा है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला था लिंग 2 कमेटी 2005 की, उसकी जो आचार संहिता का कहीं पालन नहीं हो रहा है। मेरा मानना है आज जो चुनाव इलेक्शन हो रहा है 2 साल बाद में, कोरोना काल के बाद में, आज कहीं ना कहीं छात्रों की मुख्य समस्या है, हॉस्टल की, सड़क की, पानी की, लाइब्रेरी की, जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर कोई बात की नहीं जा रही। और सभी लोग अपने जो भी संगठन है जातिगत आधार पर टिकट देते हैं और जातिगत आधार चुनाव लड़ जाते हैं, ये गलत है। अपने एक शिक्षा के मंदिर में तो मेरे सभी छात्र समुदाय जो मतदाता उनसे निवेदन है, आप लोग सोच समझ के, पढ़े लिखे हो, अपने विवेक से वोट डालें। पढ़े लिखे सभी हैं, विवेक से सभी वोट डालते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद ही कैंपस में आते हैं पीजी करने के लिए, तो पीजी करते वक्त में भी हम लोग अपनी उन सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कहीं न कहीं ये सोचते रह जाते हैं हम किस जाति से आते हैं, उसी पे वोट डालेंगे। कुछ जो नेता होते हैं वो चुनाव ही उनका जातिगत चुनाव होता है, बाकी जो युवा होता है बगैर जाति के चुनाव लड़ता है, वो यूनिवर्सिटी में एक ही मकसद से आता है कि प्रत्येक छात्र की आवाज उठाई जाए। हर छात्र की, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, छात्र नेता असली वही होता है जो हर समाज की बात उठाता है। आपने देखा नामांकन के दौरान एक युवा नेता की आवाज दबाई गई, रात को 2 बजे कोर्ट खुले। बिल्कुल ठीक है। तो तमाम जो छात्र यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि अब जब वोट डालने की बारी आएगी तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे और नकार देंगे उन तमाम जातिगत बंधनों को जो कि यहाँ पर छात्र संघ में आजमाए जा रहे हैं। लवली के पास चलते हैं, कई प्रत्याशी आपके पास जुड़े होंगे लवली, और किन किन से आप हमारी बात करा रहे हैं, क्या दावे हैं उनके?
देखिए जातिगत आपने बात की, यहाँ पर टिकटों में भी जातिगत आधार पर टिकट वितरण के भी आरोप लगे थे। उन आरोपों में कितना दम रहा, अब वो रियलिटी चेक करने का जो वक्त है वो आ चुका है। हमारे साथ में प्रत्याशी जो है महासचिव के कैंडिडेट हैं यहाँ पर संजय चौधरी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। संजय ने गुलाब की माला पहनी। संजय, ये बताइए जीत की माला पहनने के लिए कितना आश्वस्त नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस कितना अपने मन में? देखिए, बताना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो छात्र शक्ति ने इन बीते दिनों में जो आशीर्वाद मुझे दिया है, पूरे एनएसयूआई पैनल को दिया है, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो एनएसयूआई पैनल में जो प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी सम्मिलित हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय व संगठन महाविद्यालयों में रहकर एक संवेदनशील तरीके से सकारात्मक भाव से ग्रामीण और शहरी परिवेश से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए वो कहीं ना कहीं आगे रहे हैं। और बताना चाहूंगा कि इस बार इतिहास में पहली बार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में जो पैनल उतारा गया है, उस पैनल का प्रत्येक सदस्य एक कार्यकर्ता की भांति राजस्थान विश्वविद्यालय परिवेश में और कैंपस में एक आम छात्र की भांति कार्यकर्ता के रूप में हर छात्र छात्राओं की हर संभव मदद का प्रयास करने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। ये बताइए संजय कि मुद्दे कहाँ चले जाते हैं चुनाव से ठीक पहले, अब जाति की बात होने लग जाती है, ये क्यों हो रहा है? ये सब कैंपस के अंदर आपको नहीं लगता कि माहौल को खराब करने की कोशिश होती है? देखिए, बताना चाहूंगा, कोई तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं, जो कैंपस में नए हैं, उनके पास वोट का आधार नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। पिछले 1 या 1.5 महीने पहले आके खुद को ये साबित कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं कि बहुत सीनियर कैंडिडेट वो हैं इस विश्वविद्यालय में। इसमें मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय वीरों की धरती है और एक शिक्षा का मंदिर है। इसमें कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति या फिर किसी भी तरह की पॉलिटिकल स्टैंड का यहाँ पर कोई चीज मायने नहीं रखती। अच्छा, मुद्दे क्या है? मुद्दों पर भी बात करेंगे। संजय, आप रुकेगा हमारे साथ, कुछ वोटर्स हैं हमारे साथ। आप बताइए, एक एज ए स्टूडेंट मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या है हमारे सामने? राजस्थान विश्वविद्यालय में अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले अपन डिजिटल शिक्षा की बात करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और एनएसयूआई इस मुद्दे को पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में हर छात्र तक पहुंचा रही है। अगर एनएसयूआई पैनल पूरे समर्थन के साथ आता है तो राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला काम ये किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, देखिए डिजिटल शिक्षा की बात हो रही है और यहाँ की सड़क टूटी हुई है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बजट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों का हाल जो है वो गांव से भी ज्यादा बदतर। कई जगह पर तो ऐसी जगह है जहां पर सड़कें ही नहीं है। अब डिजिटल शिक्षा की बात करें तो वाईफाई की बात आती है। अच्छा, ये डिजिटल शिक्षा में क्या चाहिए स्टूडेंट्स को, क्या होना चाहिए? जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद में जो जिस तरह ऑनलाइन शिक्षा हुई है, यहाँ पे किसी स्टूडियो नहीं है, क्लासरूम में कोई वाईफाई सुविधा नहीं है, क्लासरूम में किसी प्रकार कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है। तो मेरे तो यही मुख्य मांग रहेगी, जो भी छात्र नेता यहाँ पे जीते वो सबसे पहले एडम ब्लॉक को डिजिटल करे। अच्छा, एडम ब्लॉक डिजिटल होना चाहिए। लोग बाहर से आते हैं तो 2-2 दिन खराब होते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कि कहीं ना कहीं दूर दराज से आते हैं इस विश्वविद्यालय में, तो ऑफलाइन चीजें जो हैं, टीआर जो यहाँ का है वो बहुत पुराना हो चुका, कुछ रजिस्टर फट चुके, तो उन टीआर को लेकर स्टाफ कर्मी भी बहुत कम है, जो है वो एक्टिव कम है। तो उनके लिए बताना चाहूंगा कि इस प्रशासनिक भवन को पूरा मॉनिटरिंग इसकी कंप्यूटराइज सिस्टम से इसकी पूरी होनी चाहिए, ताकि जो दूर दराज से छात्र छात्राएं आती हैं, उनके गार्जियन आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ज्यादा समय रुकना नहीं पड़े, उनका तुरंत यहाँ पर काम हो जाए। तो देखिए, काम होना ये क्या है कि जो स्टूडेंट है या नहीं है उसका भी जब ये तमाम मुद्दों की बात आपने लवली यहाँ पर दिखाई है कि अलग अलग प्रत्याशी यहाँ पर अपने अपने दावे कर रहे हैं, और साथ ही में जो छात्र मतदाता हैं वो भी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी के जो दूसरे छोर पर जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से देखिए यहाँ जो है अभी इस समय जो छात्र मतदाता हैं उनके सामने प्रत्याशी हाथ जोड़ रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि वे उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। अमीशा मीना। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं? उपाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रही हूँ। कैसी चल रही है आपकी कैंपेनिंग? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। जोर शोर से चल रही है। हाँ, किन किन मुद्दों के साथ में आप जा रहे हैं? मुद्दे भी हैं या फिर केवल की जो प्रलोभन आप लोग जो छात्र मतदाताओं को दे रहे हैं, तमाम जो प्रत्याशियों को मैं देख रहा हूँ, वैसा ही कर रहे हैं आप भी? मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे लाइब्रेरी को लेके, कैंटीन्स को लेके। लाइब्रेरी ओपन नहीं हो रही है, लाइब्रेरी के पास में जो कैंटीन है वो ओपन नहीं हो रही है, उसको लेके छात्रों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसका समाधान ढूंढेंगे हम। उसका समाधान ढूंढेंगे। और साथ में जो कैंपस में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्लासेस लगाने के भी समर्थन में हैं आप लोग? बिल्कुल, उसके समर्थन में तो है ही। यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो पढ़ाई के लेके तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कक्षाएं खाली क्यों नजर आती है फिर? अभी तो चुनाव की वजह से कक्षाएं खाली दिख रही है,
क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पर जैसे ही चुनाव के बाद में धीरे धीरे स्टूडेंट्स आएंगे, पढ़ाई होगी। अच्छा, आप लोग समर्थक हैं इनके, हैं कहाँ कहाँ पर घूम करके आए, किन किन से मिल करके आए हो अभी? सर कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और सभी संगठन ऐसी कैंपेनिंग आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं अभी आप लोगों को? हमने हर संगठन कॉलेज में हमारी टीम बना रखी है 5 से 6 लोगों की, तो वहाँ पे वो कैंपेनिंग करते हैं और हर डिपार्टमेंट में 2 से 3 लोगों की टीम बना रखी है जो रेगुलर सुबह से लेकर शाम तक कैंपेनिंग करते हैं। अच्छा, बात एक बार मैं आप लोग से करना चाह रहा हूँ, गर्ल्स की बात भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? जरूर गर्ल्स की बात रखना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम महारानी कॉलेज से हैं। तो साफ सफाई गर्ल्स के लिए, सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। पिछले दिनों में जिस तरह से महारानी कॉलेज में घटनाएं देखने को मिली, तो किस तरह से आप देखते हैं कि गर्ल्स सिक्योरिटी का जो मुद्दा है महारानी कॉलेज के लिए अहम होगा, और अपेक्स पद पे महारानी कॉलेज की छात्राएं भी वोट डालती हैं? जरूर, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हमेशा के लिए, तो हम इस सब पे ध्यान दे रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि अभी इस समय में जो स्टूडेंट्स वोट मांगने के लिए आ रहे हैं या आप लोग जा रहे हैं, आप लोगों की बात को सीरियस से लिया जा रहा है? वो ऑब्वियसली देखा जाएगा, अगर कोई होगा तो ऑब्वियसली सीरियस लेगा मैटर पे, और नहीं होगा तो वही से निकाल देगा। वही से निकाल देगा। छात्र संघ में जो महासचिव रह चुके हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप लोग अभी जो है संगठन के लिए आप यहाँ इस समय कर रहे हैं कैंपनिंग, या फिर आप डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी जो है समर्थक उनको आप बना रहे हैं? दिन के अंदर जैसे जब कैंपस का टाइम होता है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम कैंपस के अंदर हैं, और जो संगठक कॉलेज हो गए, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में आज हम कैंपेन करके आए हैं। और इसके बाद में जब आज 4 बजे बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारी टीमें डोर टू डोर भी जा रही है। पिछले 10-12 दिनों से इस सारा प्रचार का काम NSUI का पूरे जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। आप खुद छात्र संघ में महासचिव रह चुके हैं, मुझे एक बात बताएं कि छात्र संघ में जो जीतने वाले लोग रहते हैं, क्या वो वाकई में बाद में मुद्दों को भूल जाते हैं जिन मुद्दों पे वे चुनाव लड़ते हैं, या फिर वो याद रह पाते हैं और उनमें काम होता है? मुद्दे जरूर याद रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई एक अच्छा कैंडिडेट चुन के नहीं आता है। कोई जातिवाद के ऊपर लोग चुनाव कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ जातिवाद आ जाता है वहाँ कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की मांगे, जो डिमांड होती है वो पीछे चली जाती हैं। और मैं मानता हूँ कि जो भी छात्र संघ पदों पे जो चुनाव लड़कर आते हैं उनको छात्रों की मांग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और उनके लिए ही 100% काम करना चाहिए। राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जो छात्र संघ में चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं इन मुद्दों को और इन वादों को बाद में भूल जाते हैं। लवली के पास चलते हैं, सहयोगी लवली से और जानते हैं कि प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं। लवली, देखिए प्रत्याशी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए अंडरग्राउंड में जातिवाद जबरदस्त तरीके से चलता है। इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि ये जो छात्र हैं ये खुद इस बात को कहते हैं बार बार कि एक अंडर करंट चलता है इस यूनिवर्सिटी के चुनाव में, और वो प्रभाव दिखाता है अंतिम 2 दिनों में। ये कत्ल के दिन चल रहे हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे हम। एक्चुअल में मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है? मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल गौण हो चुके हैं? देखिए, इस प्रकार से मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं। एडमलो डिजिटल करने का है, शिक्षा ऑनलाइन करने का है, और जो सिलेबस है वो भी ऑनलाइन हो पूरा। और जो उसके अलावा दूसरी चीजें, जो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो क्लास में जो सिलेबस अभी तक ऑनलाइन है और नोट्स मिले ऑनलाइन, सबसे बहुत से मुद्दे छात्रों ने जो मुद्दों की बात की जाए, सड़क की, पानी की, लाइब्रेरी की, खाने की, मेस की, बहुत से मुद्दे हैं। तो मैं सभी संगठनों से मांग है और मुद्दों की बात करें, छात्रों की बात करें, न कि जाति की बात करें। ना कि जाति की बात करें। आप बताइए मुद्दे कौन कौन से हमारे सामने हैं? यहाँ पे जो शिक्षा है उसको ऑनलाइन करना चाहिए पूरी को, और यहाँ पे जो जातिवाद चल रहा है ना उसको हटाओ। मेन तो क्या है, अपन जब तक छात्रों के बीच में नहीं आएंगे ना, उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए उनकी हक की आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कैसे उठेगी हक की आवाज? हक की आवाज उनकी जो मांगे वो बीच में जाके पहले पूछो उनसे, क्या मांगे तुम्हारी, जो यहाँ पे चाहिए ना वही करना है। यहाँ पे जो छात्रों की मांगे ना वो करो। ये जो माहौल बनता है, माहौल का कुछ नहीं है जब तक छात्रों की नहीं सुनेंगे ना। कैसा माहौल बन रहा है? कैसा माहौल बन रहा है यहाँ पे? माहौल अभी तो अच्छा है सर। छात्र जैसे सभी छात्र उत्साहित हैं वोटिंग देने के लिए, सभी तैयार है सर। अच्छा, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों का माहौल बन रहा है? नहीं सर, बड़ी बड़ी गाड़ियों का नहीं। यहाँ पे जो जीतेगा वो जिसने मेहनत की है वही की जीत होगी। अच्छा, जिसने मेहनत की उसी की जीत होगी, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। हमारे साथ में महेश है। महेश, आप भी आगे हो गए थे NSUI से, अब क्या हुआ? मन परिवर्तन कैसे हो गया आपका?
एनुशय से बागी इसलिए हो गया तो मैंने 4 साल तक लगातार संघर्ष किया लवली जी, लेकिन टिकट का वितरण टिकट तो एक को ही मिलनी थी। परिवार में नाराजगी होना स्वाभाविक है, नाराजगी थी, वो नाराजगी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए और छोटी बहन के सम्मान में, हम जो किसान पुत्री है उसके सम्मान में सारे एनुशय के जितने भी बागी आप मेहनत कर रहे थे तो कुछ मुद्दे आए होंगे आपके सामने, छात्रों ने अपनी बात रखी होगी, कौन से बड़े मुद्दे आए? बड़े मुद्दे आए मुख्य रूप से मुद्दा था सेंट्रल लाइब्रेरी, जो नई लाइब्रेरी बनी है अभी तक ओपन नहीं हो पाई, पिछले 2 साल से ये ओपन नहीं हो पा रही है, और छात्रों को एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे आ रहे थे, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड बहुत मुद्दे आ रहे थे, और जो मेस है जो खाने का है वो सेंट्रल मेस की हम डिमांड काफी दिनों से डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल लवली, जिस तरह से आपने दिखाया है कि तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के ये प्रत्याशी अभी अपने अपने मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन छात्र मतदाता हैं वो भी अपना एक विचार, अपना एक माइंडसेट तैयार कर रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ में उन्हें जो है इस चुनाव में वोट डालना है। वो एक बार की मैं फाइनल कंक्लूजन जो है वो ले लेता हूं, आप अभी किस माइंडसेट के साथ में अब अपना वोट डालने वाले हैं? जी बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले न्यूज 18 को धन्यवाद जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। बात आती है मुद्दों की, छात्र नेता आते हैं 365 दिन पहले उन्हें एक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि आप 10 दिन या 15 दिन पहले आके और अपना एजेंडा यहाँ चलाएं, जैसे पानी भरा। कैसा प्रत्याशी आप मुझे 2 लाइन में बताएं? जो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो 365 दिन यहाँ एक्टिव रहे, डोर टू डोर टीचर से, हमसे, स्टूडेंट से, नॉन टीचिंग स्टाफ से हाईलो करे, उनकी बात को सुने, ये नहीं कि बस अपनी गाड़ी चलाई और पोस्टरबाजी की हुई। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? संगठन महाविद्यालयों को कोई नहीं देखता है, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आता है यूनिवर्सिटी में घूम के चला जाता है, संगठन कॉलेज के जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। इनमें से जैसे कॉमर्स कॉलेज के मुद्दे, प्लेसमेंट की बात है, उन पर कोई प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? आपका प्रत्याशी, आप जिसको वोट डालेंगे वो कैसा हो? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जाति और समाज से उठ के बात करे। हम पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी में सिर्फ जाति विशेष के ऊपर ही बात की जा रही है, क्षेत्र की बात की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी हम जाति समाज की बात करते हैं। तो आपके नजर में अध्यक्ष प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? ऐसा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे छात्रों की सेवा करे। छात्र नेता वही होता है, ये नहीं है कि अगर अध्यक्ष चुना गया या महासचिव चुना गया तो एरिया में जाके एमएलए का सपना देखने लग जाए। हमारी यही निवेदन है, जो छात्र नेता है वो 24 घंटे छात्रों के बीच रहे और छात्रों की जो समस्याएं आती है उनका समाधान करे। ये नहीं है कि 10 दिन पहले आए और नेता बन के यहाँ से चल दिए। अच्छा, नेता बनकर के चले जाए। कैसे छात्र प्रत्याशी को आप चुनने वाले हैं? छात्र मतदाता हैं आप, कौन सा ऐसा प्रत्याशी में गुण होना चाहिए जो आप ठीक मानते हैं? जो चुनाव जीतने के बाद में रेगुलर यहाँ पे आए और जो पहले जो अभी जो बातें बोल रहे हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो सब करना चाहिए। 365 दिन यहाँ पे अंदर रहना चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर और सारी छात्रों की सुन के जो जो बातें बोली, जो जो प्रॉमिस की। आपकी नजर में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? बिल्कुल, मैं खुद स्वयं प्रत्याशी हूँ महासचिव का, अर्जुन कुमार मेरा नाम है, लोक प्रशासन का मैं छात्र हूँ। ठीक है, देखिए बात मुद्दों की होनी चाहिए। यहाँ किसान का बेटा, उसका बेटा, फलाने का बेटा मैं नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ जब परीक्षा परिणाम की बात कैसा प्रत्याशी आप चुनने वाले हैं? आखिरी 2 साल बाद में कोरोना के बाद में चुनाव हो रहे हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम सोच ईमानदार जो संघर्ष जो 365 दिन छात्रों के बीच में जो रहा है, जिसने कोरोना के दौरान आम व्यक्ति की मदद की है, जिसने छात्र मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, जिसने छात्रों के लिए जो अनशन के भूख हड़ताल की है, यहाँ पर जो 365 दिन बच्चों छात्रों के बीच में रहा, ऐसा छात्र प्रतिनिधि जो जीतने के बाद में हमारे बीच में रहे, असंतुलित। तो तमाम स्टूडेंट से हमने बात की है जो एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करने वाले हैं और मतदाता चुनाव से पहले अपना माइंडसेट यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। तो चुनाव की देरी है, परसों मतदान होने वाला है और किस तरह से क्या जो है यहाँ पर चुनाव किस तरह का होगा, कौन किसके सर पे यहाँ का कैंपस का ताज सजेगा, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए, आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।